हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर और जल संसाधन। जैसे कि अपने को सभी को पता है कि संसाधन क्या होते हैं जिनका यूज हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करते हैं। तो जल भी उसमें से एक ही है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग जो कि धरातल पानी से आच्छादित है, और परंतु अलवणीय जल जो है वो केवल 3% ही है। अलवणीय का मतलब ऐसा जल जिसके बीच में लवण नहीं मिले होते। ठीक है। अब भारत के अंदर जल संसाधन के बारे में बताया है, तो ये कुछ लाइन है, इनको थोड़ा बहुत देख लेना क्योंकि कई बार क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसमें पूछते हैं। तो भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.40%, जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। पूरे विश्व के अकॉर्डिंग इसने बता दिया कि अपने भारत के अंदर कितने-कितने प्रतिशत क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं पूरे विश्व के अकॉर्डिंग। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति और भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जाता है। इसका कोई मतलब ठीक है? तो लाइन जो पढ़नी है वो यही पढ़नी है ऊपर वाली। उसके बाद में आता है धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधनों का मतलब क्या है कि अगर अपने देखें तो धरातल का ऊपरी जो हिस्सा है, ठीक है? धरातल के ऊपर जैसे कौन-कौन से स्रोत होते हैं, तो नदियाँ होगी, धरातल के ऊपरी स्रोत पे झीलें होगी, तलैया होगी और तालाब हो गए, ठीक है? ये चारों के चारों क्या चीज़ें हैं, धरातलीय जल संसाधन। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी भौम जल संसाधन कहेगा, तो ये है कि भूमि को पूरा गहराई तक खोद के वहाँ से जो पानी निकाला जाता है, उसको अपने भौम जल कहेंगे। क्लियर? उसके बाद में जैसे आगे अगर अपने देखें इसमें, तो इसमें जैसे कि आपको बताया गया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, और ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भाग में भी अपने को कई नदियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें क्या है कि वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग गाँव में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में तक संभव नहीं हो। इसका मतलब ये है कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ना, उसका यूज़ अपने बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। बट जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली जो नदी हैं, या सिंधु नदी भी मान लो, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो नदियाँ हैं, उनका यूज़ अपने बहुत ही कम कर पा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद में आता है भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन जो है वो उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। ये कह रहा है कि जो भारत के अंदर उत्तर-पश्चिमी जो भारत है और दक्षिणी भारत के कुछ ऐसे भाग हैं, जहाँ पे नदियों की तुलना में भूमि के जल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि में अपने जल क्षमता का बहुत कम ही उपयोग करते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पे अगर और देखें तो इसके बीच में जल की माँग के बारे में बताया गया है, ठीक है? अब उसके बाद में आता है लेगुन और पश्च जल। लेगुन क्या होती है, एक चीज़ याद रख लेना, जैसे कि ये कोई बाउंड्री है, अपने भारत की जैसे दक्षिण भारत वाली बाउंड्री है, तो इसके बीच में क्या होता है कि कुछ इस तरह का एरिया बन जाता है, ठीक है? इस तरह का कुछ एरिया बन जाता है और साइड से क्या है ये बाद में बंद हो जाता है। तो इसके बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इस एरिया के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं, लेगुन झील कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर लाइन पढ़ोगे तो देखो भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है, कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। दंतुरित का मतलब इस तरह से कटे-फटे हैं, ठीक है? दांतों की तरह। इसी कारण बहुत सी लेगुन और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लेगुन झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं, और इन जलाशयों का जल क्या है, खारा होता है, और इसका उपयोग मछली पालन, चावल और कुछ निश्चित किस्मों नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। और अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो ये आएगा कि लेगुन झीलों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक तो यहाँ पे लिख सकते हो आप मछली पालन के लिए, चावल की कुछ किस्मों को उगाने के लिए, या फिर नारियल के लिए सिंचाई के लिए किया जाता है, नारियल की। अब इसमें ये क्या है कि जल की माँग और उपयोग, तो जल की माँग और उपयोग का मतलब ये है कि आज के टाइम में कहीं भी आपने कृषि करनी है तो आपको जल की उपलब्धता होनी चाहिए। वैसे भी जनसंख्या जितनी बढ़ रही है तो जल की उपलब्धता अपने को चाहिए ही चाहिए। तो 2/3 जो भाग है अपने भारत का वो कृषि के ऊपर निर्भर है, इसीलिए अपने को पानी ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि नदी परियोजनाएँ बनाती हैं, जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये क्या है, नदियों शुरुआत करते हैं, परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं ताकि
जो कृषि सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और आगे आने वाले टाइम में कृषि सेक्टर जो है वो अपने को बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अदर सेक्टर देख यहाँ पे ये जितनी भी बातें लिखी हैं ना, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं बनती। सिंचाई के लिए जल की माँग, इसका मतलब क्या है कि अगर अपने को सिंचाई करनी है कहीं पे, तो अपने को जल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जल नहीं होगा तो वहाँ पे अपनी सिंचाई ढंग से नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप नदियाँ देख सकते हैं, नदियों वाला एरिया देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में अगर अपने देखें, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है थोड़ी, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नीवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूँ और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट लाइन थी। एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुफसलीकरण का मतलब क्या होता है? एक ही क्षेत्र पे एक से अधिक फसलों को लगाना क्या कहलाता है? बहुफसलीकरण कहलाता है। और संभावित जल समस्या का मतलब क्या है? कि अपने को किन-किन कारणों से समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ही क्या है जल का दुरुपयोग भी होगा और जल भी अपने को ज़्यादा चाहिए होगा। इसीलिए अपने को जल की समस्या देखने को मिलती है। जल के गुणों का ह्रास या आपने कह सकते हैं जल के गुणों में कमी। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो वो पानी का ज़्यादा यूज़ करेगी, पानी का ज़्यादा यूज़ करेगी, तो उसके जो गुण हैं, उसमें भी कमी आएगी। उसके अलावा जो पानी है, उसके बीच में कई सूक्ष्म जीव होते हैं, रासायनिक पदार्थों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा भी क्या है, उसके बीच में डाल दिया जाता है, नदियों में, नहरों में, जिससे क्या पानी खराब हो रहा है। तो एक चीज़ बता दूँ, जल प्रदूषण का अगर आपने टॉपिक पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए और उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, जल का ढंग से उपयोग करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके बीच में बताई हुई हैं। जल प्रदूषण का निवारण, तो इसका मतलब ये है, जल प्रदूषण का निवारण मतलब कि जल जो खराब हो रहा है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसका सही ढंग से यूज़ किया जा सकता है। कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएँ हैं, जो जल प्रदूषण को कम करने का काम कर रही हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये मिलके क्या कर रही हैं, जल संसाधन की गुणवत्ता को मॉनिटर कर रही है, मतलब कि देख रही है कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, तो ये क्या कह रहा है कि जल जो है, उसका हम फिर से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जल का जो पुनः चक्र है, इसका मतलब ये है कि पानी बादलों से धरती पे आया, धरती से महासागरों में गया, महासागरों से पानी वापस से गर्म होके जलवाष्प का रूप लेती है और फिर से बादल बनते हैं। तो पूरे चक्कर के बारे में अपने को यहाँ पे बताता है, ठीक है? पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो जो जो भी गंदा पानी है, उस गंदे पानी को साफ़ करने की अब कई सारी मशीनें आ गई हैं, तो उस गंदे पानी को साफ़ किया जाता है और फिर से उसको उपयोग में ले लिया जाता है। जल संभर प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन का मतलब क्या है कि मुख्य रूप से धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से, मतलब कि धरातल का जो पानी है ना, जिसमें नदियाँ, नहरें, तालाब, ये चीज़ें और भूमि जल जो है, मतलब भूमि के अंदर का जल, उसका कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए, कैसे उसे ढंग से सँभालना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, कुओं में पानी को सही ढंग से रखना चाहिए, ठीक है? उसके लिए क्या है, सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाती रहती है। इसके बीच में एक हरियाली कार्यक्रम चलाया था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, ठीक है? जिसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। उसके अलावा जैसे और कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे नीरू-मीरू कार्यक्रम है, जल और आप कार्यक्रम है, ठीक है? अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के एरिया में काम के अंदर ले गया था। उसके बाद में अगर देखें आगे, तो क्या है कि परियोजनाएँ चलाते रहते हैं कि ताकि जो जल का है वो प्रबंधन किया जा सके, जल को बचाया जा सके, ठीक है? उसके बाद में जैसे बताया कि वर्षा जल का संग्रहण कैसे करना चाहिए, तो कॉमन सी बात है कि आपको ये बताना चाहिए कि बारिश का जो पानी है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, झीलें और तालाब जो होती हैं, उसके बीच में पानी इकट्ठा रहता है वर्षा का। इसके अलावा कुंड और टांके बनाने चाहिए, कुएँ बनाने चाहिए, बावड़ियाँ बनानी चाहिए ताकि वहाँ पे क्या पानी इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा घरों के ऊपर टंकियाँ बनानी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा क्या है, जैसे ये जो आपके सामने एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, तो किया क्या है कि यहाँ पे मान लो एक कुआँ है, ठीक है? इस कुएँ के अंदर सारा पानी इकट्ठा हुआ, इसके बाद में क्या किया इसने, एक और नीचे टंकी बना दी और टंकी से क्या है इसको एक कूप बना दिया नीचे। मान लो कि ये क्या है, एक गड्ढा खोद के उसके बीच में पानी को इकट्ठा कर दिया और इसने क्या किया, टंकी से जितना भी पानी आया वो सारा का सारा एक
कुएं के अंदर ये पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, जल संभर जो वर्षा जल है उसको संग्रहित करके रखा जा सकता है। उसके बाद में जो ये मेन क्वेश्चन है वो ये रहा एक और, भारतीय राष्ट्रीय जो जल नीति है वो कब आई? 2002 के अंदर आई। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, ये आपके सामने लिखी हुई है विशेषताएं, इनको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत है बट इनको याद कर लेना। मेनली इसके बीच में यही बताएगा कि लोगों को बताना चाहिए कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पानी के जितने भी उपयोग है उसको ढंग से करना, मतलब पानी का उपयोग ढंग से करना चाहिए, भूमि के जल को सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, जो पीने का पानी है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि सिंचाई के लिए भी पानी का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा अगर और देखें तो जल क्रांति अभियान कब स्टार्ट किया गया? 2015-16 में किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, मतलब कि हर लोगों को, मतलब प्रत्येक लोग को कितने-कितने पानी की आवश्यकता है वो निर्धारित करना। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको करवा दिए जाएँ।